एक विशाल स्पेसक्राफ्ट अपने फ्यूजन रॉकेट चालू करता है। इस शिप के अंदर हजारों इंसान बैठे हैं। वो एक दूर दराज ग्रह पर बस्ती बसाने के एक तरफा मिशन पर हैं। एक दिन हमें ये यात्रा करनी ही होगी। हमें इस ग्रह को छोड़ना ही होगा। एक प्रजाति के तौर पर जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है। इस शिप का पहला लक्ष्य होगा सूर्य के सबसे करीब मौजूद स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी तक पहुंचना। यह सफर लंबा होगा, करीब 40 साल का। इस दौरान क्रू को फिट और स्वस्थ रखना जरूरी होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। स्पेस में जाने पर इंसान के शरीर में कई बदलाव आते हैं। भारहीन होते ही आपको सिर में एक अजीब सा एहसास होने लगता है। आपको चक्कर आते हैं, उल्टी का एहसास होने लगता है। लीरॉय चाओ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 6 महीने गुजार चुके हैं। इतना समय जीरो ग्रेविटी के नुकसानदेह प्रभावों का अनुभव करने के लिए काफी होता है। आपकी हड्डियों को कोई इम्पैक्ट महसूस नहीं होता, तो शरीर तय करता है कि उसे हड्डियों की जरूरत ही नहीं है और उनमें से मिनरल्स खोने लगते हैं। आपकी मांसपेशियां क्योंकि इस्तेमाल में नहीं आती, तो वो भी बहुत जल्दी कुदरती तौर पर बर्बाद होने लगती हैं। इंसान का शरीर पृथ्वी की ग्रेविटी के साथ रहने के लिए विकसित हुआ है। इसके बिना स्पेस में बिताए गए हर महीने के दौरान हड्डियों का 2% मास घटने लगता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बुरी तरह प्रभावित होता है। शरीर के तरल इकट्ठे होने लगते हैं। दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के जरिए इन लक्षणों को घटाने में मदद मिलती है। हमें स्पेस स्टेशन पर रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज करनी होती थी, ताकि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारी मांसपेशियां और हमारी हड्डियां फिट रहें। एक्सरसाइज के जरिए शरीर में क्षय होने की खतरनाक प्रक्रिया रोकी जा सकती है, लेकिन बिना ग्रेविटी वाली अल्फा सेंटोरी तक की 42 साल की यात्रा जानलेवा साबित होगी। जाहिर है हमें भारहीनता का एक स्थायी समाधान चाहिए। हम निकट भविष्य में आर्टिफिशियल ग्रेविटी यकीनन बना सकते हैं। इसका जवाब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही वो फोर्स है जो डेयर डेविल बाइकर्स को सीधी खड़ी दीवारों पर टिकाए रखता है और रोमांच के दीवाने इसी के कारण थीम पार्कों में अपनी सीट पर जमे रहते हैं। रोटेशन इन बाहर फेंकने वाले फोर्स को पैदा करती है और इसे किसी स्पेसशिप में उत्पन्न करना आसान होगा। अगर स्पेस कैप्सूल को घुमाया जाए तो उसमें अंदर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को आर्टिफिशियल ग्रेविटी का एहसास होगा। अंतरिक्ष यात्रियों की रहने वाली जगह को सही रफ्तार पर घुमाने से हड्डियों और मांसपेशियों का क्षय रोका जा सकेगा, लेकिन स्पेस में दूर तक की यात्रा के दौरान हमारे पहले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कम ग्रेविटी एक बहुत छोटा खतरा होगी। शायद रेडिएशन सबसे बड़ी चुनौती है। हमें रेडिएशन के ज्यादा तेज और ज्यादा ऊंचे स्तर का सामना करना पड़ेगा। सूर्य की सतह से लगातार खतरनाक चार्ज्ड कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं, जो 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। ये चीजें आपके डीएनए को तबाह करेंगी, इनसे कैंसर होगा और ये आपकी जान ले लेंगी। पृथ्वी का मैग्नेस्फीयर और हमारे ऊपर मौजूद वायुमंडल हमें ऐसे खतरनाक रेडिएशन से बचाता है, लेकिन पृथ्वी से दूर इन अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन का सामना करना होगा। ये इंसानों को अंतरिक्ष में बहुत आगे तक भेजने से जुड़ा सबसे बड़ा तकनीकी गतिरोध है। समस्या प्रपल्शन की नहीं है, कंप्यूटर या नेविगेशन की भी नहीं है। ये है लोगों को कैसे सेहतमंद रखा जाए। हमारे सोलर सिस्टम की सरहदों से आगे तो रेडिएशन का खतरा और भी गंभीर हो जाता है। चार्ज्ड पार्टिकल्स और भी ज्यादा तेज रफ्तार से आते हैं। कुछ मामलों में अकेले प्रोटॉन्स में भी इतनी ताकत होती है जितनी कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही किसी बॉल में। इन कॉस्मिक किरणों के साथ एक और खतरनाक ताकत मिलती है। यह है गामा रेज, जो उथल पुथल वाली कॉस्मिक घटनाओं से पैदा होती है। कॉस्मोस की तमाम घटनाएं, चाहे वो तारों का फटना हो या ब्लैक होल्स द्वारा गैलेक्सीज के बड़े बड़े हिस्सों को निगल जाना, इन सब से बेहद ऊर्जा वाले रेडिएशन और पार्टिकल्स का जन्म होता है। आपने पहले कभी इन पार्टिकल्स को देखा नहीं होता। आपका शरीर इनके मुताबिक ढला नहीं होता। ये आपकी तरफ हर समय आते रहते हैं और वो भी बड़ी ताकत के साथ।
गैलेक्टिकल कॉस्मिक रेडिएशन हमारे इन अंतरिक्ष यात्रियों के सेल्स को फाड़कर उनके शरीर को तरल रूप में बदल देगा। सिर्फ एक ही उम्मीद होगी, किसी तरह स्पेसक्राफ्ट को बचाना। विज्ञान कथाओं में स्टारशिप वैसा ही एक सुरक्षात्मक मैग्नेटिक बुलबुला बनाते हैं जो पृथ्वी को बचाने वाले मैग्नेटिक फील्ड जैसा होता है। लेकिन किसी डिफ्लेक्टर शील्ड को बहुत ज्यादा एनर्जी झेलनी होगी और किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण की तरह इसके साथ भी नाकामी की आशंका जुड़ी होगी। तो सबसे सुरक्षित विकल्प होगा कि ज्यादा उन्नत तकनीक न अपनाते हुए इस शिप को फिजिकल शील्डिंग की एक मोटी परत से ढक दिया जाए। शील्डिंग कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। ये मामला सिर्फ लैंड वगैरह के इस्तेमाल तक ही सीमित नहीं है। हकीकत ये है कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो ये रेडिएशन को जज्ब कर लेगी और फिर इसे ज्यादा खतरनाक ढंग से छोड़ेगी। धातुओं से ये काम नहीं होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक कमाल का विकल्प ढूंढा है। कॉस्मिक किरणों से बचाने वाली एक बहुत ही साधारण चीज भी मौजूद है, पानी। और जब आप इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखेंगे तो इसे आपको अपने साथ ले जाना होगा। पानी में मौजूद हाइड्रोजन एटम हाई एनर्जी पार्टिकल्स को जज्ब कर लेते हैं और अगर पानी की मात्रा पर्याप्त हो तो ये गामा रेज को भी रोक सकता है। इस शिप के रिहायशी हिस्से के बाहर पानी से भरी एक मोटी बाहरी परत होगी और उसके भी बाहर दूसरी परत में शिप की हाइड्रोजन सप्लाई होगी इसके फ्यूजन इंजन्स के लिए। अब हमारे अंतरिक्ष यात्री रेडिएशन सिकनेस से सुरक्षित रहेंगे और कृत्रिम ग्रेविटी के कारण उनके शरीर भी मजबूत बने रहेंगे। अब सबसे बड़ा खतरा है क्रू के उनके दूसरे साथी। कॉस्मोस में होने वाले किसी बड़े हादसे से एक दिन पृथ्वी पर से हमारा नामो निशान मिट जाएगा। मानवता को बचाने के लिए हमें एक बड़े से स्पेसशिप में बैठकर नए आशियानों की तलाश में सितारों की तरफ भागना होगा। कृत्रिम ग्रेविटी और हाइड्रोजन वाली शील्डिंग के जरिए इसके कीमती मुसाफिरों को एकदम सही सलामत रखा जा सकेगा। लेकिन उनकी मानसिक सेहत के बारे में क्या कहा जाए? अंतरिक्ष में लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती होते हैं खुद लोग। लोगों को टिन के एक बड़े से डिब्बे में रखना, वो भी एक बेहद खतरनाक माहौल में जिसमें ये लोग महीनों या बरसों तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक बड़ी चुनौती है। साथ ही सफर के दौरान इन्हें जिंदा भी रहना चाहिए। हमें पनडुब्बियों में जाने वाले लोगों की जानकारी है कि उन्हें बहुत ध्यान से टेस्ट किया जाता है। ये पनडुब्बियां अपने मिशन पर यकीनन निकलती हैं, लेकिन ये मिशन कई साल का नहीं होता। हम किसी ऐसे क्रू के जरिए एक नई सभ्यता की शुरुआत नहीं कर सकते जो ब्रह्मांड में हुई बोरियत, आपसी कलह और मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो। हाँ, तब बेहतर होगा अगर पूरा क्रू में लिक्विड नाइट्रोजन में मानव भ्रूण को स्टोर करके रखना सस्पेंडेड एनिमेशन के सबसे करीब कहा जा सकता है। लेकिन क्या हम टेस्ट ट्यूब बेबीज के जरिए इंसानी नस्ल को वाकई बचा पाएंगे? अंतरिक्ष यात्रा के साथ क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें जुड़ी हुई हैं, तो कुछ लोगों ने आइडिया सुझाया हमें बाहरी अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने की क्या जरूरत है। क्यों ना हम भ्रूण या स्पर्म और एग सेल भेज दें। सिद्धांत के रूप में हम जमे हुए भ्रूणों को स्पेस में लंबी दूरियों तक भेज सकते हैं। इससे भोजन या पेचीदा लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की जरूरत नहीं रह जाएगी। वो अंतरिक्ष यात्रा और भारहीनता की मुश्किलों को तो झेल पाएंगे, लेकिन उनमें सामाजिक मिलनसारी कहां से आएगी? आप किसी बच्चे को किसी जगह अकेला रख दें तो उसे पढ़ना ही नहीं आएगा, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम सामाजिक जीव हैं। हमें भ्रूणों को हैच करने और फिर उन्हें इंसान बनना सिखाने के लिए इंटेलिजेंट रोबोट्स को विकसित करना होगा। ये मुमकिन लगता है कि भविष्य में शायद 100 साल बाद हमारे पास रोबोट नैनीज होंगी जो कि हमारे लिए सामाजिक व्यवहार के नियम बनाएंगी। क्या कोई रोबोट वाकई एक बच्चे की परवरिश कर सकता है, या मानवता को बचाने की जल्दबाजी में हम यही भूल जाएंगे कि इंसान होने का मतलब क्या होता है? मानव भ्रूणों को विकसित करना जोखिम भरा हो सकता है, तो क्यों ना हम वयस्कों को उनकी सेहत को प्रभावित किए बिना जमा दें? बेशक ये और भी बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रकृति इसका हल लगभग निकाल चुकी है। पृथ्वी पर ऐसे बहुत से जीव हैं जो हालात विपरीत होने पर सस्पेंडेड एनिमेशन या हाइबरनेशन में चले जाते हैं और कुछ मामलों में वो लंबे समय तक ऐसी ही अवस्था में रह सकते हैं। अलास्का का वुड फ्रॉग
पूरी सर्दी बर्फ में जमे रहने के बावजूद जिंदा बच जाता है। शून्य से भी नीचे वाले तापमान पर इसकी पाचन क्रिया धीमी होकर लगभग बंद हो जाती है।